क्या आप भी बिना सोचे समझे शेयर खरीद लेते हैं और फिर नुकसान उठाते हैं? अगर ऐसा है तो आज का वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं प्रोफेशनल निवेशक किसी भी स्टॉक को खरीदने के से पहले कौन कौन से फंडामेंटल रेशियोज़ को चेक करते हैं और कैसे वो इन्वेस्ट करते हैं। शेयर मार्केट में पैसा बनाना उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन सही जानकारी के बिना यह बहुत खतरनाक जरूर साबित हो सकता है। आज मैं आपको फंडामेंटल एनालिसिस का पूरा ब्लूप्रिंट दूंगा, जिससे आप खुद समझ पाएंगे कौन सा स्टॉक सच में इन्वेस्ट करने योग्य है और कैसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना अवॉइड करना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो करोड़ों अरबों रुपए किसी कंपनी में लगाने से पहले किन किन चीज़ों को एनालाइज करते हैं? तो मैं आज के इस वीडियो में इन सारे सीक्रेट्स को आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि आप भी स्मार्ट इन्वेस्टिंग कर सकें, एक स्मार्ट इन्वेस्टर बन सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और आपके मेरे वीडियो में मेरे चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो में हम इन 7 रेशियोज़ के ऊपर ध्यान देंगे। पीई रेशियो क्या होता है, इसका वैल्यूएशन कैसे करते हैं, आरओसीई और आरओई क्या होता है, डेट टू इक्विटी रेशियो कैसे डिसाइड किया जाता है, और किन किन कंपनियों में हाई डेट टू इक्विटी रेशियो भी जस्टिफाई किया जा सकता है, कंपनी का ग्रोथ कैसा होना चाहिए, और इसके साथ ही प्लेज परसेंटेज अधिकतम कितना होना चाहिए किसी कंपनी के, ताकि उसके क्वालिटी पे कोई इफेक्ट ना पड़ सके, और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कितना होना चाहिए, और किसी कंपनी में रिटेल का पार्टिसिपेशन कितना होना चाहिए। ये सारे फैक्टर ऐसे हैं जो कि किसी कंपनी को डिसाइड करते हैं कि ये कंपनी फंडामेंटली कैसे कंपनी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि हम किसी कंपनी के प्राइस टू अर्निंग रेशियो को कैसे जस्टिफाई करते हैं। तो अगर पीई रेशियो का वैल्यू अगर आरओसीई और आरओई के सम से अधिक है तो ये कंपनी ओवर वैल्यूड हो सकती है। लेकिन ये अक्सर सही हमेशा हर परिस्थितियों में सही नहीं होता है, क्योंकि जिन कंपनियों में ग्रोथ होता है उनका पी रेशियो ज़्यादा भी जस्टिफाई किया जा सकता है। लेकिन ये जनरल सिनेरियो की हम बात कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ ही अगर पीई रेशियो की वैल्यू आरओसीई और आरओई के सम से कम है तो ऐसे कंपनियों को अंडर वैल्यूड कंसीडर किया जाता है। अब हम अगले पॉइंट पे आते हैं। अगर किसी कंपनी का आरओसीई 20 से ज़्यादा है तो उस कंपनी का कैश फ्लो काफ़ी इफिशियंट माना जाएगा, क्योंकि ये अपने टोटल कैपिटल के ऊपर मोर देन 20% का रिटर्न जनरेट करके दे रही है। तो इस प्रकार की कंपनियां ग्रेट कंपनी मानी जाएगी। और हम आरओई की बात करते हैं तो अगर आरओई जो है अगर 10% से अधिक है इसका वैल्यू, तो ये कंपनियां अपने इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे रही है। लेकिन ध्यान रहे आरओई को हम केवल एनबीएफसी और बैंकिंग कंपनियों के लिए ही कंसीडर करना चाहिए। नॉर्मल स्टॉक्स के लिए हमें आरओई का इस्तेमाल नहीं करना है, अदरवाइज हम मिसलीड हो जाएंगे। और तीसरा नंबर है यहाँ पे, प्लेज परसेंटेज शुड बी लेस देन 10%। और हमारा फोर्थ नंबर है डेट टू इक्विटी रेशियो, ये 0.50 से कम ही होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कंपनी के पास 100 रुपये का रिजर्व है तो उसके पास 50 रुपये से ज़्यादा का लोन नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से कंपनी को मिनिमम इंटरेस्ट पे करना होगा और कंपनी का मार्जिन बढ़ेगा। चलिए तो हम अपने अगले नंबर पे चलते हैं। हम 5वें नंबर पे आ चुके हैं। इसमें कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ और साथ ही साथ उसके पैट ग्रोथ 20% से अधिक होना चाहिए। तो ऐसे कंपनियों के मल्टी बैगर बनने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। तो इस चीज़ को हमें कंसीडर करना चाहिए कि अगर 20% से आरओसी उसके रेवेन्यू में भी ईयर ऑन ईयर पे ग्रोथ हो रहा है और
पैट भी, उसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी अगर मोर देन 20% से ग्रो हो रहा है तो ऐसे कंपनी को हमें कंसीडर करना चाहिए। हमारा छठवां नंबर है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मीनिंग ये होता है कि अगर किसी कंपनी ने लोन ले रखा है और उस पर अगर उसको 1 रुपए का इंटरेस्ट पे करना है तो उस इंटरेस्ट के बदले में उस कंपनी कितने रुपए का अर्न कर रही है। अगर कंपनी 1 रुपए का इंटरेस्ट पे करना हो तो ऐसे कंडीशन में कंपनी को बेयर मिनिमम 5 रुपए की अर्निंग करनी होगी। तो ऐसे कंपनियों को हम स्टेबल मान सकते हैं। और हम अपने 7वें पॉइंट पे आ चुके हैं, रिटेल होल्डिंग शुड बी लेस देन 30%। इसका मीनिंग ये है कि अगर कोई कंपनी क्वालिटी वाइज अच्छी होती है तो उसमें बड़े इन्वेस्टर्स का पैसा अच्छा लगा होता है। आप कोई भी कंपनी उठा लीजिए जिसमें जो फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनियां हैं उसमें रिटेल्स पार्टिसिपेशन काफ़ी कम होता है। तो ऐसे में अगर किसी कंपनी में 30% से ज़्यादा रिटेल पार्टिसिपेट किए हैं तो ऐसे कंपनियों को हमें ट्रेड करने के लिए या इन्वेस्ट करने के लिए अवॉइड करना चाहिए। तो चलिए हम इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल अपने स्क्रीनर डॉट इन पे देखते हैं। अब हम स्क्रीनर डॉट इन पे आ चुके हैं और यहाँ पे हमने प्रीमियर एनर्जी लिमिटेड को ओपन किया हुआ। अब यहाँ पे देखिए प्राइस टू अर्निंग पी रेशियो की अगर बात करते हैं तो ये 34 है। इसके कंपैरिजन में आर ओ सी 41 है और आर ओ 53 है। यानी कि अगर हम इसको ऐड करते हैं 41 एंड 53 तो ये 94 95 के आसपास में होता है, 95 के आसपास में। लेकिन उसके कंपैरिजन में हमारा पी रेशियो केवल 34 है। यानी कि इस रेशियो के हिसाब से ये कंपनी अंडर वैल्यूड है। अब यहाँ पे हम देखते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो। यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो ये 0.47 है। यानी कंपनी के पास 100 रुपए के रिजर्व है तो उसके कंपैरिजन में कंपनी के पास 47 रुपए के कर्जे हैं। ये भी सही है इस कंपनी के लिए। यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की अगर हम बात करते हैं तो 11.9 है। ये भी हमारे लिए अच्छी चीज है। और हमारा अगला जो पॉइंट है वो है प्लेज परसेंटेज। इस कंपनी के पास प्लेज परसेंटेज 0 है। यानी कि कंपनी के प्रमोटर्स ने जितने भी लोन को रेज किया है उसके अगेंस्ट में उनको किसी भी प्रकार के अपने प्रॉपर्टी को प्लेज करने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। अब हम इस कंपनी के ग्रोथ के ऊपर चलते हैं। ये देखिए कंपनी का ग्रोथ, हम यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करते हैं, ग्रोथ हमारा आ गया। ये मार्च 2020 से 21 के बीच में कोविड था, इस वजह से इसका सेल्स गिरा था। इसके बाद 1 साल संभलने में लगा था। इसके बाद नेक्स्ट ईयर से ये 92% से ग्रो हुआ है, फिर 120% से ग्रो हुआ है, फिर 107% से ग्रो हुआ है। यानी कि हमारा जो क्राइटेरिया था ग्रोथ जो है 20% से ज़्यादा होना चाहिए, इस कंपनी में ये भी क्राइटेरिया फुलफिल बैठ रहा है। अब इस साल भी ये लगभग 20% से ज़्यादा ग्रोथ होने की पॉसिबिलिटीज़ है। और इसके साथ ही हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं यानी कि पैट की बात करते हैं तो इसका भी हमारे सामने वही दिखता है। 45 करोड़ से बढ़ करके 1300 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हो चुका है पिछले मात्र 6 सालों में। अब हमारा लास्ट क्राइटेरिया जो है वो है रिटेल पार्टिसिपेशन। इसके लिए हम इन्वेस्टर्स के स्लाइड पे जाएंगे और यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे पब्लिक का ये है। पब्लिक के पास 16% का स्टेक है, मात्र 16% का है, जो कि ये सितंबर में जब आईपीओ आया था इसका तो 25% से गिरते गिरते अभी 16% पे आ चुका है। यानी कि अभी 30% से बिलो है। तो हम इस प्रकार से किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं और क्वालिटी वाइज फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनियों को हम अपने लिए शॉर्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। ये रहा मेरे आज के वीडियो का एनालिसिस।